ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 19 जून के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइल का ईरान के इराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। The army released this footage of what it says was a barrage, which Israel said was aimed at military targets to prevent Iran from building a nuclear weapon. ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से एक और हमला। खामनाई की अमेरिका को वार्निंग, कहा कार्रवाई की तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। किसी भी किस्म की अमरीकी फौजी मुदाखलत का जवाब नाकाबिले तलाफी नुकसान से दिया जाएगा। ईरान के रहबर आला का ये बयान ईरान में स्टेट टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। जानिए आलमी खबरों की जीनत आयतुल्ला अली खामनाई कौन है? आयतुल्ला अली खामेनाई 1989 में ईरान के रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर मुकर्रर हुए थे। उनका तकर्रुर मुल्क में इस्लामी इनकलाब के बानी और पहले रहबर आला आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद किया गया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ईरानी दोस्तों ने अब तक हमारी मदद नहीं मांगी। We could continue our joint work with Iran because we have good relations in this field of cooperation. But I will not go into detail. There are a lot. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। Prime Minister Modi just a little while ago, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. पाकिस्तान के शहर जैकब आबाद में जाफर एक्सप्रेस की पटड़ी पर धमाका, 4 बोगियां उलट गईं। जो ब्लास्ट हुआ है वो सेकंड वाली बोगी को अटैक हुआ था, नीचे जो है ब्लास्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो बाकी जो बोगियां हैं वो डी रेल हुई हैं, नीचे उतरी हैं, ट्रैक से नीचे उतरी हैं, थोड़ा ट्रैक को भी नुकसान हुआ है। मुसाफिर हमारे मेहमान हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम अभी कैंप। बरतानिया में जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस ग्रोमिंग गैंग्स के खिलाफ कौमी इंक्वायरी का ऐलान। इस बात को 10 बरस से भी ज्यादा बीत चुके हैं जब रोशडिल में जिनसी इस्तेहसाल करने वाले ग्रूमिंग गैंग्स का मसला अवामी सतह पर मंजर आम पर आया, मगर ये सिर्फ एक कस्बे तक महदूद नहीं था। और जानिए ईरान से वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने वहाँ क्या देखा। जब से इसराइल और ईरान के जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद स्पेशली तेहरान सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बहुत ही शदीद वहाँ पे जंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा फिर हर तरफ से मिसाइल्स आ रहे थे, तो उस वजह से बच्चे बहुत डर रहे थे क्योंकि सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी क्या होगा, कैसे होगा, ये ड्रोन्स इंटरसेप्ट होंगे, गिरेंगे, क्या मतलब किस तरह ईरान कंट्रोल करेगा। शुमाली आयरलैंड में बार्नी बबल नामी एक बिल्ली अपनी गैर मामूली बड़ी नाक की वजह से तवज्जो का मरकज। बार्नी की बहुत बड़ी नाक है और मैं सच बताऊं मैं हंसी थी, लेकिन ये नर्वस हंसी थी और शौक था उसकी नाक के साइज पर। ये बिल्कुल ठीक लगता है, खा भी ठीक रहा है। इसकी नाक से मवाद निकालकर टेस्ट के लिए भेजा गया था, उसमें कैंसर नहीं था। और जानिए दुनिया को तेल सप्लाई करने वाला समुद्री रास्ता आबनाए हुर्मुस अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। 13 जून 2025 को ईरान पर इजरायली हमले के फौरन बाद तेल की कीमतों में तो इजाफा हुआ ही, लेकिन साथ ही इस खदशे का भी इजहार किया गया कि दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई के लिए बेहद अहमियत का हामिल समुद्री रूट आबनाए हुर्मुस बंद हो सकता है। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगी, लेकिन हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने ईरानी सरकारी टीवी का हवाला देते हुए खबर दी है कि इसराइल ने अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। ईरानी सरकारी टीवी ने ईरानी हुकाम के हवाले से बताया कि हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं है और ये जगह पहले ही खाली की जा चुकी है। कबल अजी इसराइली फौज ने इस रिएक्टर की एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी जिस पर सुर्ख दायरे से निशान बना हुआ था। इसराइली फौज ने खबरदार किया था कि वो इस फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का मंसूबा बना रही है और उसने खुंदाब समेत रिएक्टर के आसपास के इलाके के रिहायशियों से फौरी तौर पर वहां से निकल जाने का कहा था। ईरान के खुंदाब रिएक्टर के बारे में पहली बार मालूमात दिसंबर 2002 में उस वक्त सामने आई जब इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर शाया की गईं। ये पहले अराक हैवी वाटर रिएक्टर के नाम से मशहूर था। इसके मुतल्लिक ये कहा गया था कि रिएक्टर से खारिज होने वाले ईंधन में प्लूटोनियम मौजूद था जिसे एटमी बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर अगस्त 2011 में IAEA ने इस साइट का दौरा किया जिसके बाद ईरान ने इस इदारे को सन 2014 के अवाइल में रिएक्टर को चलाने के मंसूबे से आगाह किया। एक हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट रिएक्टर को पानी फराहम करता है लेकिन फिलहाल ये IAEA के मुआयने के तहत नहीं है। ताहम एजेंसी सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर के जरिए इसकी निगरानी जारी रखे हुए है। सन 2012 में एजेंसी ने तस्दीक की कि प्लांट अब भी काम कर रहा है। आलमी ताकतें जोहरी फैलाव के खदशात की वजह से अराक रिएक्टर को बंद करने की कोशिशें कर रही हैं। नवंबर 2013 में अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी और ईरान के दरमियान उसके जौहरी प्रोग्राम पर एक अबूरी मुआहिदा तय पाया था। इस मुआहिदे के तहत ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदियों के साथ साथ मुतअद्दिद जौहरी मुकामात पर तनसीबात को बंद करने या तब्दील करने पर भी इत्तफाक किया था। सन 2015 के मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान ने रिएक्टर की मज़ीद तामीर रोक दी थी। इसका कुछ बुनियादी हिस्सा हटा दिया और इसे नाकाबिले इस्तेमाल बनाने के लिए कंक्रीट से भर दिया। ईरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को सन 2026 तक रिएक्टर को फ़ाल करने के लिए अपने मंसूबों से आगाह किया है जो मुमकिना फैलाव के खदशात के बाइस बैनुल-अक़वामी तवज्जो मबजूल कर रहा है। सात आलान 3:37 دقیقه ورودی इसराइली फौज का कहना है कि ताज़ा ईरानी मिसाइल हमलों में जनूब इसराइल के सबसे बड़े अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। इसराइली डिफेंस फोर्स यानी IDF का कहना है कि ईरान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों में से कई मुख्तलिफ मुकामात पर गिरे हैं। इससे कबल ईरानी खबर रसा इदारों फारस और तस्नीम ने खबर दी थी कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से एक और हमला किया है। IDF का मजीद कहना है कि ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद मुल्क भर में खतरे के सायरन बजाए गए और लाखों अफराद को शेल्टर्स में पनाह लेना पड़ी। खबर रसा इदारे अल जजीरा का कहना है कि इसराइली शहरों तिल अबीब और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और इसराइली मीडिया का कहना है कि कम अज कम 4 मिसाइल मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात में गिरे हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुबहम बयान में कहा है कि वो जंग कर भी सकते हैं और नहीं भी। मजीद तफसीलात खालिद करामत से। किसी भी किस्म की अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत का जवाब नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से दिया जाएगा। ईरान के रहबर आला का ये बयान ईरान में स्टेट टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं, बल्कि अमरीकी काबीना का इस बारे में इजलास भी हुआ है। मगर बहुत से अमरीकी सियासतदानों का कहना है कि ये हमारी जंग नहीं,
अमरीकी कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अरकान, जिनमें सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी शामिल हैं, एक रेजोल्यूशन मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत अगर अमरीका जंग में शामिल होगा तो उसका फैसला आइन के मुताबिक कांग्रेस करेगी। हालात लम्हा ब लम्हा बदल रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि अब तक क्या हुआ है। 17 और 18 जून की दरमियानी शब इसराइल के मुताबिक उनके 50 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने तेहरान के करीब सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाले मराकज और पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक एक यूनिवर्सिटी पर हमले किए थे। इसराइल में गुज़श्ता रात ईरान की तरफ से फायर किए गए मिसाइलों और ड्रोन के सबब मुल्क में मुतअद्दिद मरतबा खतरे के सायरन बजते हुए सुनाई दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अवीव की तरफ फतेह 1 सुपरसोनिक मिसाइल फायर किए थे। सदर ट्रंप ईरान से मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर चुके हैं, मगर साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीका फिलहाल रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी को हलाक नहीं करेगा। सवाल यह है कि अमरीका का इस जंग में शामिल होने का क्या मकसद हो सकता है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की तबाही इसराइल के मकासद में शामिल है और इस सिलसिले में ईरान के पहाड़ी इलाके फोर्डो में इंतहाई अहम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी का जिक्र बार बार आता है। आम मालूमात के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ज़ेरे ज़मीन टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर डेविड ऑलब्राइट के मुताबिक फोर्डो की फैसिलिटी 80 मीटर गहराई में है और अमेरिकी बमबार सिर्फ 60 मीटर गहराई तक हमला कर सकते हैं। जहां दुनिया भर में इस पर बात हो रही है, वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से मुलाकात को भी जंग के तनाजुर में देखा जा रहा है। अब तक पाकिस्तानी फौज की जानिब से अमेरिकी सदर के साथ इस मुलाकात के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई और न ही ये बताया गया कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ 14 जून से अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिकी सदर से उनकी मुलाकात पहले से ही तय थी। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामेनी एक बार फिर आलमी खबरों की जीनत बन गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हलाक करने की धमकी दी है, लेकिन कहा है कि फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि वो ऐसी धमकियों से नहीं डरते। इस मौके पर दुनिया की नजरें इस सवाल पर मरकूज हैं कि अली खामेनी कौन है। वो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और मुल्क के आला तरीन मजहबी व सियासी रहनुमा समझे जाते हैं। मज़ीद तफसीलात उमर आफरीदी से। आयतुल्लाह अली खामेनी 1989 में ईरान के रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर मुकर्रर हुए थे। उनका तकर्रुर मुल्क में इस्लामी इनकलाब के बानी और पहले रहबर आला आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद किया गया था। रियासत का सरबरा और फ़ौज का कमांडर इन चीफ होने के नाते रहबर आला मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स होता है। गोया उमूर मुमलिकत में रहबर आला की बात हरफ़े आखिर है। अगरचे इब्तदाई तौर पर बाज़ हलकों में अली खामेनी को खुमैनी का जानशीन होने का अहल नहीं समझा गया था, मगर गुज़श्ता तकरीबन 4 दहाइयों में उन्होंने मुक़तदरा, अदलिया और फ़ौज समेत मुख्तलिफ शोबों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। खामेनी मजहबी तालीम के साथ सियासी सरगर्मियों में भी फ़ाल रहे। अपने खुतबों में उन्होंने खुलकर शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी को तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी पादाश में खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। कभी जलावतनी तो कभी रुपोशी इख्तियार करना पड़ी। तावक्ते के 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की सरकर्दगी में शाह ईरान के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज इनकलाब ईरान पर मुंतज हुआ और शाह को राह फ़रार इख्तियार करना पड़ी। इनकलाब के 1 साल बाद खुमैनी ने खामेनी को दारुल हुकूमत तेहरान में जुमे की नमाज का इमाम मुकर्रर किया। 1981 के इंतखाबात में वो सदारती उम्मीदवार बने। इसी मुहिम के दौरान एक हमले में उनका दायां बाजू नाकारा हो गया। उसी साल वो भारी अवामी मैंडेट से ईरान के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने हलफ उठाने के बाद अपनी पहली तकरीर में खुमैनी के मिशन का दिफा करने और उसे आगे बढ़ाने का अहद किया। खामेनी ने ईरान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया। वो पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हुसूल को ईरानी अवाम का हक करार देते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं हासिल कर रहा।
मगर पुरअमन जौहरी तवानाई के हुसूल के लिए अपने लोगों के हक और उनकी ज़रूरियात को भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। मगरिब तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को शक की निगाह से देखता है, जबकि इसराइल इसे अपनी बका के लिए ख़तरा करार देता है। चंद साल पहले खामेनी ने पैगंबर इस्लाम की तमाम बीवियों और सुन्नियों के लिए मुक़द्दस तमाम हस्तियों के बारे में बदगोई करने को ममनू करार दिया और ऐसी बातों के खिलाफ इस्लाम होने का फतवा जारी किया। 86 साल के आयतुल्ला खामेनी 1939 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा हुए थे। अब वो मरकज़ी तेहरान के एक अहाते में बने घर में अपनी बीवी मंसूरा खजिस्ता बाक़रज़ादा के साथ सादगी से रहते हैं। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका ख़ानदान शाज़ो नादिर ही अवाम या मीडिया के सामने आता है। कहा जाता है कि बाग़बानी और शायरी उनके पसंदीदा मशागिल हैं। ये भी मशहूर है कि अली खामेनी जवानी में सिगरेट भी पीते थे, जो ईरान में किसी मजहबी रहनुमा के लिए एक गैर मामूली बात है। ईरान और इसराइल के तनाज़े पर तबसरा करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी है। वो सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया से बात कर रहे थे। खबर रसा इदारे AFP की जानिब से सवाल पर कि क्या ईरान ने मदद मांगी है, तो उनका कहना था, हमारे ईरानी दोस्तों ने इस बारे में हमसे कुछ नहीं कहा है। We could continue our joint work with Iran because we have good relations in this field of cooperation. But I will not go into detail. There are a lot. And we discussed it with the Israeli side as well, with the US side. And we sent some certain signals to our Iranian friends. खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पुतिन का कहना है कि रूस किसी पर कुछ भी मुसल्लत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हम महज इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है। उनका कहना है कि इसका फैसला उन ममालिक बिलखसूस इसराइल और ईरान की सियासी क़यादत पर छोड़ देना चाहिए। But we are not imposing anything on anyone. We are simply talking about how we see a possible way out of the situation. But the decision, of course, is up to the political leadership of all these countries. First of all, Iran and Israel. जब पुतिन से ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामेनी के कत्ल के इम्कान के बारे में सवाल किया गया, तो उनका कहना था, मैंने इस बारे में सुना है, लेकिन मैं इस इम्कान के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया था। उन्होंने ये बात आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कही। मुलाकात के बाद ट्रंप ने बताया कि उनकी जनरल मुनीर से ईरान के हवाले से भी बातचीत हुई है और वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद दूसरों से बेहतर, और वो इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं। He agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank. I'm so happy. There was a deal that 2 smart people, plus they had people on their staff too, but 2 smart people, 2 very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers. Big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. अमेरिकी सदर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एजाज में व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जोहराना दिया, जहां सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। खाने के बाद उन्होंने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और इंडिया जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया, और मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए बाइस एजाज़ समझता हूँ। अमेरिकी सदर ने बताया कि उनकी इंडिया के वजीर आज़म मोदी से भी कुछ हफ्ते कबल मुलाकात हुई है। ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बड़ी जौहरी ताकतें हैं और दोनों के बीच जौहरी जंग छिड़ सकती थी, मगर 2 ज़ईन लोगों ने जंग रोकने का फैसला किया। And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and
I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they had people on their staff too, but two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मंगल के रोज व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात को इस्लामाबाद में एक बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान पर इसराइल के 13 जून को होने वाले हमले के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस वक्त ये चहमगोइयां जारी हैं कि आया अमेरिका खुद भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बनेगा या नहीं। जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में शरीक होने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं शायद ऐसा करूं या फिर शायद ना करूं, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं। जब उनसे पूछा गया कि आया ईरानी हुकूमत तब्दील हो सकती है, तो उनका जवाब था यकीनन कुछ भी हो सकता है। याद रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मई के अवाखिर में ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बाकरी से मुलाकात की थी, जो 13 जून को होने वाले इसराइली हमले में हलाक हो गए थे। इसके अलावा वो रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात करने वाले पाकिस्तानी वफ्द में भी शामिल थे। ये पहला मौका है कि सदर ट्रंप ने किसी गैर मुल्की फौजी सरबराह को इस नोयत की बराह रास्त 1-on-1 मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया हो। इससे कबल 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बतौर सदर और फौजी सरबराह उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश से मुलाकात की थी। सफारती हलकों में इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब खित्ते में ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि ये मुलाकात, जिसमें DGI भी शामिल थे, इसलिए की गई है क्योंकि सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकाम से कुछ वादे किए थे। वो क्या वादे हैं, सुनिए खुद हामिद मीर की ज़बानी। शुक्रिया। हमें सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए, ये जो मुलाकात है ये आज से तकरीबन 5 हफ्ते पहले जो है ये शेड्यूल हुई थी, और आज से 5 हफ्ते पहले जो सिनारियो था वो आपको याद होगा कि 5 हफ्ते पहले जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 3-4 दिन की जंग थी, उसके फौरन बाद एक सीज फायर हुआ था। और जब सीज फायर हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को भारत पर बर्तरी हासिल थी। पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए हुए थे और भारत जो है वो काफ़ी प्रेशर में था। तो उस सूरत हाल में जब ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत से रब्ता किया, बैक वक्त जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स हैं, सऊदी ऑफिशल्स हैं, उन सब का पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत दोनों के साथ रब्ता था। तो वो जो उस वक्त सीज फायर हुआ था, तो उस वक्त ये सीज फायर के दौरान जो बातचीत हुई थी, सीज फायर की अनाउंसमेंट से पहले, उसमें बहुत से मामलात जो हैं वो तय हुए थे। और वो जो मामलात उस वक्त तय हुए थे कि हम इन मामलात पर बात करेंगे, तो उन मामलात पर बातचीत के लिए ये मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात है इसमें DGI भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुलाकात हो रही है इसमें जो फोकस है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने आने वाले वक्त में किन किन मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन करना है। यकीनन सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो भी इसमें अहम है, लेकिन इसमें जो दोनों अतराफ से एक दूसरे के साथ बैकडोर से जो बातचीत हुई है उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की डीसिक्योरिटाइजेशन जो है उस पर भी काफी फोकस है। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उस तक महदूद नहीं रहने चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कुछ दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे और फिर उनको पकड़ कर कुछ दहशतगर्द अमेरिका के हवाले करे। ये ताउन नहीं होना चाहिए। ये ताउन तो जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में होता रहा है और सैकड़ों लोग पकड़कर पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किए, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे ताल्लुकात में अमेरिका के साथ उनमें कोई इतनी स्टेबिलिटी नहीं आई। तो अब फोकस जो है
وہ کچھ سیاسی معاملات پر ہے، اقتصادی معاملات پر ہے. جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے وہ تو ایک بہت ہی 5-6 دن پہلے کا معاملہ ہے، تو مجھے نہیں لگتا، وہ ہو سکتا ہے اس کا بھی ذکر آئے گا، لیکن اس پہ اتنا فوکس نہیں ہوگا. اصل فوکس ان معاملات پر ہوگا جن معاملات پر گفتگو کے بعد پچھلے مہینے مئی 2025 میں پاکستان نے امریکہ کی یقین دہانیوں پر بھارت کے خلاف جنگ میں سیز فائر پر آمادگی ظاہر کی تھی. پاکستان کے صوبہ سندھ کے شمالی ضلع جیکب آباد میں جعفر ایکسپریس کی پٹڑی پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ٹرین کی 4 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں. خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت اور ذمہ داروں کی تحقیقات جاری ہیں. مزید تفصیلات ریاض سہیل اور محمد نبیل سے. جعفر ایکسپریس راولپنڈی سے کوئٹہ جا رہی تھی جب آج صبح 9:30 بجے کے قریب صدر تھانے کی حدود مویشی منڈی کے قریب پہنچی تو ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا. پولیس کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں 370 فٹ سے زائد ٹریک متاثر ہوا اور تقریباً 2.5 فٹ کے قریب گڑھا پڑ گیا ہے. جو بلاسٹ ہوا ہے وہ سیکنڈ والی بوگی کو اٹیک ہوا تھا، نیچے جو ہے بلاسٹ ہوا ہے اور الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو باقی جو بوگیاں ہیں وہ ڈی ریل ہوئی ہیں، نیچے اتری ہیں، ٹریک سے نیچے اتری ہیں، تھوڑا ٹریک کو بھی نقصان ہوا ہے. مسافر ہمارے مہمان ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ابھی کیمپ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گرمی بہت ہے. مسافروں میں بڑی تعداد پنجاب سے تعلق رکھتی ہے جو کوئٹہ جا رہی تھی. ہم لوگ آ رہے تھے پنجاب سے، لاہور سے بیٹھے ہیں جی اور ہماری ٹرین کے نیچے بلکہ ہماری جو بوگی ہے اس کے نیچے بلاسٹ ہوا ہے. ایک دم سے دھماکہ ہوا ہے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا ڈبہ جو ہے وہ اپنی ٹرین سے اتر گیا اور اب ہم لاوارسوں کی طرح ایسے سنسان بھی آباد میں کھڑے ہیں. یہ پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور ایمبولینس نظر آ رہی ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک ہماری ہیلپ کے لیے کوئی مدد نہیں بھیجی کہ جو لاوارث بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یا جو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی مردوں کے ساتھ نہیں آئی ہیں، وہ بیچاری ایسے ہی پریشان بیٹھی ہوئی ہیں. اس دھماکے کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن گارڈ نے قبول کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ گروپ زیادہ تر نصیر آباد ڈویژن اور جیکب آباد میں کارروائیوں میں ملوث رہا ہے. یاد رہے کہ رواں سال 11 مارچ کو سبی کے مقام پر جعفر ایکسپریس کو بھی یرغمال بنایا گیا تھا، جس کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی. دونوں تنظیمیں عسکریت پسندوں کے اتحاد براز کا حصہ رہے ہیں. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ جنسی استحصال میں ملوث گرومنگ گینگز کے خلاف عوامی سطح پر مکمل قانونی انکوائری کی جائے گی. یہ انکوائری انگلینڈ اور ویلز تک محدود ہوگی. انہوں نے لوئس کیسی کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ جنسی استحصال کی نوعیت، پیمانے اور شواہد کے حوالے سے قومی سطح پر تحقیقات ناگزیر ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. اس بات کو 10 برس سے بھی زیادہ بیت چکے ہیں جب روچڈیل میں جنسی استحصال کرنے والے گرومنگ گینگز کا مسئلہ عوامی سطح پر منظر عام پر آیا، مگر یہ صرف ایک قصبے تک محدود نہیں تھا. رودرم، ٹیلفرڈ، اولڈم، اور بات یہیں نہیں رکتی. اس مسئلے کی وسعت اور گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل کام رہا ہے. لوئس کیسی کو بالکل یہی کام سونپا گیا. ان کے علم میں یہ بات آئی کہ اس بارے میں اعداد و شمار نامکمل ہیں اور آپس میں مطابقت نہیں رکھتے. کسی چیز کا بھی پورا احاطہ نہیں کیا گیا. کام میں غفلت برتی گئی ہے کیونکہ یہ کہا گیا کہ ہاں ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور پھر اسے ٹھیک طرح نہیں نبھایا گیا. اعداد و شمار بھی آدھے جمع کیے گئے. یہ قابل قبول نہیں. یہ سب کمیونٹیز کے ساتھ ناانصافی ہے. بیرونس کیسی ملزمان کی رنگ و نسل کے بارے میں اعداد و شمار کے نہ ہونے کو ایک بڑی ناکامی قرار دیتی ہیں. 2/3 کیسز میں مجرموں کے رنگ و نسل سے متعلق کوئی معلومات جمع نہیں کی گئی. انہیں شمالی انگلینڈ کی 3 پولیس فورسز سے حاصل کردہ اعداد و شمار حاصل ہوئی، جس کی بنیاد پر اس بات کا اشارہ ملا کہ گرومنگ گینگز میں ملوث افراد کا تناسب کے لحاظ سے بڑی تعداد میں تعلق ایشیائی کمیونٹی سے تھا. انہوں نے ایسے اداروں کی مثال دی ہے جو اس موضوع سے مکمل طور پر کترانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ نسل پرستانہ نہ لگیں یا کمیونٹی میں تناؤ نہ بڑھا دیں. یہ نتائج بہت پریشان کن ہے، مگر جو بات سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، جیسے بیرونس کیسی نے واضح طور پر کہا، وہ یہ ہے کہ سامنے آنے والے نتائج میں سے بہت سی چیزیں نئی نہیں ہیں.
अब कानून में तब्दीली आएगी जिसमें मुलजिमान की रंगो नस्ल के बारे में मालूमात रिकॉर्ड की जाएंगी। मगर इन जराइम से मुतासरा खवातीन में से एक फियोना ताकत के ऐवानों से तो मीलों दूर हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शिद्दत से इंतजार है कि आगे क्या होगा। मुझे ब्रेडफोर्ड के इर्द गिर्द जिनसी इस्तेसाल के लिए भेजा गया, जैसे कि लीड्स, हैलिफैक्स, हडर्सफील्ड, ड्यूसबरी। फिर जरा बड़े इलाकों में देखें तो रॉदरहैम, रॉचडेल, ओल्डहैम, ब्लैकबर्न, बर्मिंघम, नॉटिंघम, एडिनबरा और ऑक्सफोर्ड जैसे इलाके हैं। 13 साल की उम्र में फियोना का जिनसी इस्तेसाल शुरू हुआ और ये सिलसिला 5 साल तक जारी रहा। उनका इस्तेसाल करने वालों को सजा हो चुकी है, लेकिन फियोना का ख्याल है कि इसमें कम से कम 50 लोग मुलव्विस थे। इनमें से हर कोई पाकिस्तानी था सिवाय एक शख्स के जो अलजायर से था, और मैं जिन मर्दों को जानती हूँ उन्होंने इंग्लैंड में मुतातिद मुतासरीन का इस्तेसाल किया। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी मर्द थे। ग्रूमिंग गैंग्स जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उसमें पिछले कुछ अरसे में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। ये सिलसिला मुमकिन तौर पर ऑनलाइन शुरू होता है। हुकूमत की तहकीक आजकल के जराइम के तरीक़ाकार पर नज़र डालेगी, जबकि अवामी सतह पर शुरू होने वाली इंक्वायरी का मकसद माजी में इदारों की नाकामियों का पता लगाना है। बैरोनेस केसी इब्तदाई तौर पर अवामी सतह पर इंक्वायरी के खिलाफ थी, मगर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बदल लिया है। कुछ इदारे उनसे बात करने से गुरेज कर रहे थे और अपने रिकॉर्ड्स उन्हें नहीं दिखा रहे थे। सिर्फ ओल्डहम काउंसिल ने रजामंदी जाहिर की, और वो तब मुमकिन हुआ जब काउंसिल के लोकल इलेक्शंस में हिज़्ब इख्तिदार लेबर पार्टी हार गई। साबिक डिटेक्टिव मैगी ओलिवर ग्रूमिंग की मुतासरीन की मदद के लिए एक फाउंडेशन चलाती हैं। वो किसी नई इंक्वायरी के सख्त खिलाफ हैं। मैंने 6 साल नेशनल अब्यूज इंक्वायरी के लिए अपना वक्त और ताकत सर्व की, जिसके बारे में ख्याल था कि वो सच बताएगी। वो एक वाइट वॉश था, लिहाजा मैं एक और इंक्वायरी की हिमायत क्यों करूं, जब मैं ये जानती हूँ कि नई नेशनल इंक्वायरी बात को 7 साल के लिए टाल देगी, और मुझे पता भी है कि असल मसला क्या है। लुइस केसी ने एक ऐसे अमल की निशानदेही की जो बार बार दोहराया गया, एक स्कैंडल और उस पर अवामी गम गुस्सा, जिसकी वजह से हुकूमत की तवज्जो और कार्रवाई शुरू हुई, मगर कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। अब देखना यह है कि उनकी रिपोर्ट इस बार इस सब को दोहराने से रोकने और मुस्तकबिल में तब्दीली की वजह बनेगी या नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी और हमलों के बाद ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वतन वापस पहुंच रही है, जिनमें तालिब इल्मों की भी खासी तादाद शामिल है। BBC उर्दू से बात करते हुए कुछ वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्होंने बमबारी, खौफ व हिरास और शदीद गैर यकीनी हालात का सामना किया है। उनका कहना था कि सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही थी, इसलिए वापसी के सिवा कोई रास्ता ना बचा। मज़ीद तफसीलात खैर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। जंग के बायस ईरान में जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से वहाँ जो पाकिस्तानी शहरी थे उनके बड़े पैमाने पर इनखला का सिलसिला जारी है। इनमें तालिब इल्म शामिल हैं, इनमें ज़ायरीन शामिल हैं, और इनमें जो कारोबारी शख्सियात थे वो भी शामिल हैं। ताम इस वक्त जो लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुँचे हैं उनमें ज़ायरीन और तालिब इल्म शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद है। ताम सरकारी हुकाम का कहना है कि अब तक 460 से ज़ायद जो तालिब इल्म हैं वो तेहरान और ईरान के दीगर शहरों से पाकिस्तान पहुँचे हैं, और ये लोग ज़ायदान के रास्ते बलूचिस्तान का जो सरहदी ज़िला है चागी, उसके सरहदी शहर तफ्तान पहुंच रहे हैं, और दूसरी जानिब चाबार के रास्ते ग्वादर पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता शब बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में ईरान से 200 से ज़ायद तालिब इल्म पहुंचे थे, और इनमें बड़ी तादाद उनकी थी जो कि तेहरान में ज़ेर तालीम थे। वहाँ जो हमले हुए और इन हमलों की बायस वहाँ का जो माहौल था, उनके हवाले से हमारी उनके साथ बात हुई। बिल्कुल खौफजदा थे। हमने अगर पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट ना किया होता, हमारी कोई हेल्प ना होती, तो इन केस काफ़ी सारे स्टूडेंट जी हालत थी ना वो बहुत ही पैनिक थी। तो हम बहुत खौफजदा थे। बस अल्लाह की एक आस थी, अल्लाह की उम्मीद पे हम सब लोग बैठे रहे। सब हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल जो हैं वो आ रहे हैं, इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं, और मसलन एक अजीब सी क्योस था वहाँ पर। गर्ल्स डॉर्मेटरी है, कोही नॉर्दर्न शुमाल साइड पे, वहाँ पे थे,
اور ہمارے وہاں پہ بالکل آسمان میں ہر چیز آپ کو سنائی دیتی ہے صاف صاف. لیکن ایران ڈیفینس کر رہا تھا, لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں, ڈرونز آتے ہیں, ان کی آواز بہت زیادہ آتی ہے. تو اس وجہ سے بچے بہت ڈر رہے تھے کیونکہ سچویشن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ڈرونز انٹرسیپٹ ہوں گے, گریں گے, کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا. ان طلباء نے بتایا کہ تہران اور دوسرے شہروں میں جہاں بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں وہاں ان کے لیے ٹھہرنا تو بالکل ناممکن تھی. فوراً ہی جیسے ہی ڈرون اوپر یعنی کہ ان کا ڈیفینس سسٹم ڈسٹرائڈ ہوا, ہم ادھر اپنی آنکھوں سے دیکھے ڈسٹرائڈ ہوتے ہوئے, اس وقت ہم بالکل گھبرا گئے تھے کہ ایسا لگا کہ ابھی ہم اس دنیا سے گئے ہیں. نیند تو جمعرات سے ہم لوگ سوئے نہیں ہیں, کوئی 1 گھنٹہ کوئی بچہ جاگ رہا ہے تو باقی سو رہے ہیں, ایسے سوئے ہوں گے. کھانا بھی ہلکا پھلکا ایسے کھایا کہ بس اتنا رہے کہ بندہ دماغ صحیح رہے. ان طالب علموں کی بڑی تعداد وہ تھی جو کہ ایران میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سمیت جو باقی طالب علم تھے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے. سامعین, جون 2025 میں ایران پر اسرائیلی حملے کے فوراً بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ساتھ ہی یہ خدشہ بھی پیدا ہوا کہ اگر کشیدگی بڑھی تو آبنائے ہرمز, جہاں سے دنیا کے تیل کی سپلائی کا 5واں حصہ گزرتا ہے, بند ہو سکتی ہے. آبنائے ہرمز خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے درمیان واقع ہے اور دنیا کا سب سے اہم تیل بردار بحری راستہ تصور کیا جاتا ہے. اگر یہ راستہ بند ہوا تو عالمی سطح پر تیل کی شدید قلت اور قیمتوں میں بے قابو اضافہ ہو سکتا ہے. مزید تفصیلات BBC ریڈز میں خدیجہ عارف سے. 13 جون 2025 کو ایران پر اسرائیلی حملے کے فوراً بعد تیل کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہی, لیکن ساتھ ہی اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ دنیا بھر میں ایندھن کی سپلائی کے لیے بے حد اہمیت کا حامل سمندری روٹ آبنائے ہرمز بند ہو سکتا ہے. آبنائے ہرمز ایک اہم سمندری راستہ ہے جو مشرقی وسطی میں تیل کی دولت سے مالا مال ممالک سے ایشیا, یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک تک تیل پہنچاتا ہے. آبنائے ہرمز کہاں واقع ہے اور دنیا کو تیل حاصل کرنے میں اس سمندری راستے کی کیا اہمیت ہے, اور اگر جنگ میں شدت آنے پر اس راستے کو بند کرنا پڑا تو دنیا کو تیل کی کس طرح کی قلت کا سامنا ہوگا. سنیے آج BBC ریڈز میں ہوں خدیجہ عارف. آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز. خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع آبنائے ہرمز ایران اور عمان کی سرحد کے درمیان موجود ہے, جو ایک مقام پر صرف 33 کلومیٹر چوڑی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کا 5واں حصہ اس راستے سے گزرتا ہے. اس روٹ کے ذریعے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت اور ایران جیسے ممالک سے دنیا کے دوسرے ملکوں کو تیل فراہم کیا جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز دنیا کے تیل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے سب سے اہم چیک پوائنٹس میں سے ایک ہے, اور اگر کسی وجہ سے اس کو بند کرنا پڑا تو اس کا متبادل تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے کیا ہوگا اور اس پر تاریخی تنازع ہے کیا, اس کا ذکر کچھ دیر میں کریں گے, لیکن پہلے یہ سنیے کہ اس روٹ سے کتنا تیل دنیا کو فراہم کیا جاتا ہے. آبنائے ہرمز 96 میل طویل اور 21 میل چوڑی ہے. شمال میں ایران اور جنوب میں عمان اور متحدہ عرب امارات سے جڑا یہ راستہ خلیجی ممالک کو عریبین سی سے ملاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 21 ملین بیرل سے زیادہ تیل, یا یہ کہیں کہ عالمی تیل کی مجموعی سپلائی کا 5واں حصہ یہاں سے گزرتا ہے. 2018 میں سعودی عرب نے ہر روز تقریباً 6.4 ملین بیرل تیل اس راستے سے بھیجا تھا. عراق نے 3.4 اور متحدہ عرب امارات نے 2.7 ملین اور کویت نے 2 ملین بیرل سے زیادہ تیل اسی راستے سے سپلائی کیا تھا. ایران بھی اپنے تیل کی برآمدات کے لیے اسی روٹ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. حالیہ برسوں میں ایشیا کی بڑی اکانومیز کے لیے بھی تیل حاصل کرنے کا یہ ایک اہم روٹ بن چکا ہے. 2018 میں اس راستے سے جتنا تیل گزرا اس کا ایک بڑا حصہ چین, جاپان, جنوبی کوریا اور انڈیا کو گیا. امریکہ نے بھی روزانہ تقریباً 1.4 ملین بیرل تیل اس راستے سے حاصل کیا. امریکہ کے علاوہ برطانیہ بھی اس راستے سے تیل حاصل کرتا ہے. تو کیا آبنائے ہرمز کے علاوہ بھی خلیجی ممالک سے تیل ٹرانسپورٹ کرنے کے دیگر روٹس ہیں؟ خلیجی ممالک سے بڑی تعداد میں سمندری راستے سے تیل حاصل کرنے کے لیے آبنائے ہرمز
सबसे बेहतरीन रूट है। ज़मीनी रास्ते से ईंधन ले जाने के लिए पाइपलाइंस हैं। सऊदी अरब से एक पाइपलाइन रेड सी से गुजर कर जाती है जो हर रोज़ तकरीबन 5 मिलियन बैरल तेल ले जा सकती है। इसके अलावा अबू ज़हबी और इराक़ से भी पाइपलाइंस के ज़रिए तेल की सप्लाई मुमकिन है, लेकिन आपनाए हुर्मुज़ के रास्ते पानी के जहाज़ों पर जितना तेल ले जाया जाता है उतना इन पाइपलाइंस के ज़रिए मुमकिन नहीं है, और ये पाइपलाइंस अपनी फुल कैपेसिटी में काम भी नहीं करती हैं। तेल की सप्लाई के अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुज़रगाह पर इन्हसार करता है। 1980 और 88 तक जारी रहने वाली ईरान और इराक़ की जंग के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तेल की सप्लाई और बरामदात को मुतासिर करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से तारीख़ में इस तनाज़े को टैंकर जंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए बहरीन में तैनात अमरीकी बहरिया की फ़्लीट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत करे। अब बात करते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से क्या होगा। ये ख्याल किया जाता है कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दे तो आलमी तेल की 20% सप्लाई मुतासिर होगी। जून में JP मॉर्गन नामी आलमी इदारे ने खबरदार किया था कि ऐसा होने से तेल की कीमत फ़ी बैरल 120 से $130 तक पहुंच सकती है। BBC तुर्की से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अकित लैंगर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के खदशात से ही तेल की कीमत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। उनका कहना था कि इस खतरे के पेश नज़र आलमी तिजारती मंडी पहले से ही रद्द अमल दे रही है, और हम कह सकते हैं कि अगर ये बंद हो जाए तो तेल की फरहमी मुतासिर होगी और कीमतों में बड़ा इजाफा होगा। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है? अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक हर ममालिक अपनी सरहद से सिर्फ तकरीबन 14 मील तक अपना कंट्रोल रख सकता है। इसका मतलब ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के सबसे नैरो पॉइंट और 2 अहम शिपिंग लेन्स ईरान और ओमान के पानियों की हुदूद में आती हैं। अब बात कि आबनाए हुर्मुज़ मुतनाज़ क्यों है। माजी में आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े रहा है। 1988 में अमेरिकी जंगी जहाज़ ने एक ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारा मार गिराया था, जिसमें 290 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका ने उस वक्त कहा था कि उसके बहरी बेड़े ने गलती से मुसाफिर बरदार तैयारे को एक लड़ाका तैयारा समझकर निशाना बनाया था, लेकिन ईरान के मुताबिक ये सोचा समझा हमला था। अमेरिका का ये भी दावा है कि उसके बहरी जंगी जहाज़ खित्ते में तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, जिन्हें मुमकिन तौर पर ईरानी बहरिया निशाना बना सकती है। सन 2008 में अमेरिका ने दावा किया था कि ईरानी कश्तियों ने 3 अमेरिकी जंगी जहाज़ों के करीब पहुंचने की कोशिश की। इसके जवाब में ईरानी पासदाराने इनकलाब के उस वक्त के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अल जाफरी ने कहा था कि अगर उनकी कश्तियों पर हमला किया गया तो अमरीकी जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। 2010 में आबनाए हुर्मुज़ में एक जापानी तेल बरदार टैंकर को निशाना बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी अलकायदा से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक ग्रोह ने कबूल की थी। 2012 में तेहरान ने उस वक्त आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी दी थी जब अमेरिका और यूरोप की जानिब से पाबंदियां आयद की गई थी। ईरान का दावा है कि ये कोशिशें उसके तेल की बरामदात से हासिल होने वाले ज़र मुबादला को मुतासिर करने के लिए की जा रही हैं। सन 2018 में जब अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल की बरामदात को ख़त्म करने का ऐलान किया गया था, तो ईरानी सदर हसन रूहानी ने इशारा दिया था कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल की सप्लाई को मुतासिर कर सकता है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक इजाजत दीजिए, मगर इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें।